जब हम मांग को पढ़ते हैं और साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि हमारी मांग बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। जब भी हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। भाई वस्तु की कीमत कितनी है, हमारे जेब में पैसे कितने हैं, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा, क्या ये कुछ दिन तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, दूसरी दुकान में इसकी कीमत कितनी है, या फिर फ्यूचर में इसकी प्राइस कितनी, बहुत सारी चीज़ों से। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की कीमत के अलावा बहुत सारी बातों से हम जो चीज़ें खरीदते हैं कि डिमांड करते हैं उसकी डिमांड प्रभावित होता है, यानी कि इफ़ेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम केवल सबसे ज़्यादा जो वस्तु की डिमांड इफ़ेक्ट होती है वो होता है वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से हमारी मांग, यानी कि हम जो खरीदते हैं उसकी क्वांटिटी भी प्रभावित होती है। कम कीमत पर हम ज़्यादा खरीदते हैं और ज़्यादा कीमत पर कम खरीदते हैं। इसका मतलब होता है मांग का नियम हमें सीधा बता तो देता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में, क्वांटिटी में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। लेकिन कितना परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये कौन बताएगा। जब हम केवल और केवल मांग के नियम की बात करते हैं तो वो बताता है कि विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब वो एक गुणात्मक कथन है। कैसा कथन है? गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जो केवल एक वो बताता है, गुण बताता है कि ऐसा संबंध है। लेकिन जब इसके बीच में हम मात्रात्मक संबंध की बात करते हैं कि क्वेश्चन आता है कितना परिवर्तन होता है, हाउ मच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस में चेंज होने से मांग में कितना परिवर्तन होगा, जब इस बात के अध्ययन करते हैं तो पॉइंट आता है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन शॉर्ट ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें समझना पड़ेगा मांग की कीमत लोच क्या है। जहाँ पर वर्ड हम लोच का प्रयोग होता है ना, लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन होना। पूरी वीडियो देखिएगा, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ मैं बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं तो कर लो। तो यहाँ पर जब मांग की कीमत लोच को समझेंगे ना तो उस लोच को अर्थ समझना पड़ेगा। यहाँ पर लोच का मतलब क्या होता है? घटना या बढ़ना, मतलब चेंज होते रहना, जिसके लोच को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड आता है इलास्टिक से। क्या है? इलास्टिक से आया है। और इलास्टिक जैसे अपने स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को खींचेंगे, खींच के छोड़ देंगे अपनी जगह पे आ जाएगा। उसी तरह से रबड़ बैंड होता है, रबड़ को खींचेंगे, जैसा रबड़ बैंड है खींच के बड़ा हो जाएगा, छोड़ेंगे अपनी जगह पर, मतलब उसमें चेंज ज़्यादा रहता है। तो यहीं से बना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस। थोड़ा सा ये टाइपिंग जब हुआ ना तो गलत हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं, देखिए सबसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी तुलना में मांग में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है प्रतिशत में। अगर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो जितना प्रतिशत कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। और केवल वस्तु, मैंने अभी बताया कि वस्तु की मांग कीमत के अनुसार ही नहीं, बहुत सारे दूसरे कारक होते हैं जिसके कारण प्रभावित होती हैं। जैसे वस्तु की खुद की कीमत के कारण उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होता है तब भी उपभोक्ता की मांग परिवर्तित होती है। जो दूसरी वस्तु की कीमतें होती हैं उसमें परिवर्तन होता है तो भी वस्तु की मांग बदल जाता है। ऐसे में अगर मांग की लोच की गणना करते हैं तो 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मांग की लोच का मतलब होता है वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, किसकी तुलना में? वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की तुलना में, यानी कि आय में परिवर्तन होने की तुलना में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की तुलना में, या दूसरे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन। तो ऐसे में जब 3 प्रकार से लोच कैलकुलेट करते हैं तो एक को बोलते हैं मांग की कीमत लोच, जिसको आज हमें पढ़ना है। दूसरा होता है मांग की आय लोच और तीसरा होता है मांग की तिरछी लोच। मांग की आय लोच ये बताता है कि वस्तु की आय में, यानी कि अगर उपभोक्ता की आय में अगर आय में परिवर्तन होता है तो उसकी तुलना में उपभोक्ता की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि यहाँ पर चेंज इन इनकम और चेंज इन
डिमांड की बात होती है, चेंज इन डिमांड की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं मांग की आय लोच। जबकि मांग की तिरछी लोच ये बताता है कि किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से संबंधित वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, वो होता है मांग की तिरछी लोच। जबकि मांग की कीमत लोच में वस्तु की खुद की कीमत और वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को बताया जाता है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पॉइंट है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत सिंपल सी बात बताता है कि अगर वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है, जितना भी परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन के बीच के अनुपात को अनुपात को ही मांग की कीमत लोच के नाम से जाना जाता है। और प्रोफेसर मार्शल ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है कि मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। यानी कि कीमत और मांग की मात्रा के बीच में जो मात्रात्मक संबंध है, जो रैशनल रिलेशन है, उसको बताता है। और इस चीज़ को बताने के लिए एक सीधा सा इक्वेशन, ये फार्मूले का यूज़ किया जाता है कि वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जिसको भाग कर दिया जाता है वस्तु की कीमत में हमारे होने वाले, यानी कि वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन होता है और वस्तु की मांग में अगर 20% का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब लोच कितना है, 2 है। कहने का मतलब होता है कीमत की तुलना में मांग में दोगुना परिवर्तन हो रहा है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो तो बात की बात है। इसी चीज़ को इस फार्मूले से भी शो किया जाता है। ये प्रतिशत, इसको बोलते हैं अनुपातिक। यहाँ पर फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। इसी चीज़ को कई जगह पर इस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। कहीं के इसको लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन पी। लिखने का तरीका अलग है, बस फार्मूला सारा एक ही है, ठीक है। तो जब हम मांग की लोच की बात करते हैं, क्योंकि कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग में परिवर्तन हुआ, और ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम ज़्यादा के आधार पर इसको 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, इसको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। तो 5 श्रेणियाँ होती हैं। एक है सापेक्षता लोचदार मांग। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जो लोच 1 से ज़्यादा हो। सापेक्षता विलोचदार मांग, जहाँ पर लोच 1 से कम हो। इकाई लोचदार मांग, जहाँ पर लोच 1 के बराबर हो। पूर्णतः विलोचदार मांग, जहाँ पर लोच अनंत हो और पूर्णतः विलोचदार लोच 0 हो। और पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब होता है जहाँ लोच अनंत हो। यहाँ पर विलोचदार मतलब लोच बिल्कुल नहीं है तो 0, और यहाँ पर अनंत है। इन 5 श्रेणियों को समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहला है सापेक्षता लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सापेक्षता लोचदार मांग ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स की, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। जब ऐसा सीजन चलता है लोग धड़ल्ले से उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। फेस्टिवल सीजन जब होता है ऑनलाइन सेल का, उस टाइम लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं क्योंकि चीज़ें सस्ती मिलती है। तो कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में अगर मांग में अधिक परिवर्तन होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु, अगर वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो रही है तो उसकी मांग में 15% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। ऐसे में अगर लोच निकालेंगे, क्या फार्मूला है, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, 1.5, जो कि क्या है, मोर देन 1 है। जब इलास्टिसिटी मोर 1 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। इस चीज़ को अगर डायग्राम के थ्रू दर्शाना है तो इसको थोड़ा सा स्लाइटली डाउन बनाएंगे, इस तरह से नीचे स्लाइटली क्या बनाएंगे, डाउन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये हो गया मांग वक्र। जब वस्तु की कीमत यहाँ पर देखिए तो मांगी जा रही है इतनी क्वांटिटी,
जब वस्तु की कीमत थोड़ी सी कम हो गई, इतनी, तो मांगी जा रही ज़्यादा क्वांटिटी। तो वस्तु की कीमत की तुलना में देखिए मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो इसी स्थिति को बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। दूसरी स्थिति सापेक्षता बेलोचदार मांग, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना में उसकी मांग में उतना परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ 10%, 10% वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, लेकिन उस वस्तु की जब मांग की बात करते हैं तो केवल 8% की ही वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में जब लोच निकालेंगे तो 8/10 यानी कितना हो गया 0.8, दैट इज लेस देन 1। तो इस स्थिति को बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग। और ऐसी स्थिति को शो करने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा स्लाइटली अप की ओर बनाएंगे ऊपर, जहां पर वस्तु की कीमत यहाँ पर है और इसकी मांग की मात्रा है। वस्तु की कीमत में कमी हो गई यहाँ पर, तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई ये, ठीक है। तो इस स्थिति को बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग। अब जो सामान्य वस्तुएं हैं, जो सामान्य वस्तु है उस कैटेगरी में क्या होता है ना कि जितनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जो बताता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में समान परिवर्तन हो रहा है, इक्वल, एक जैसे, जितना कीमत मांग में और उतना ही कीमत में। मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ 10% का और वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो रहा है कितना 10%। ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया 10/10 = 1। जब लोच 1 के बराबर हो, कीमत और मांग दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन हो, तो उसको इकाई लोचदार मांग कहते हैं। और मांग वक्र यहाँ पर बिल्कुल स्लाइटली सीधा बनेगा 45 डिग्री पे और कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर वस्तु की कीमत, मांग की मात्रा, और नेक्स्ट है वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा। मतलब जितना कीमत में कमी हो रही है उतनी ही मांग में वृद्धि हो रही है, राइट। ये हो गया हमारा सापेक्षता लोचदार, इकाई लोचदार। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग या फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत कम हो या ज़्यादा हो। ये अनिवार्य गुड्स की कैटेगरी में होता है, जो इसेंशियल आइटम्स है हमारे डेली लाइफ में। वस्तु की कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, ऐसे वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन जब उसकी मांग की बात करते हैं उस मांग में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नमक। अब नमक की कीमत अगर 10% की कम कर दें तो नमक तो लोग उतना ही खाएंगे, और सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा थोड़ा ना खाने लग जाएंगे। तो ऐसे में इसकी जो लोच है 0/10 यानी कितना हो जाएगा 0। तो जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है बिल्कुल सीधा बनता है किसके, वाई एक्सिस के, ऐसे, जहाँ पर कीमत पहले इतनी थी, ठीक है, अब कीमत में कमी हो गई लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। और लास्ट कंडीशन है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, और ये तब होता है जब र्यूमर्स फैलते हैं, अफवाह फैलता है। अफवाह फैलने की कंडीशन में होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। कहने का मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन है 0, कुछ नहीं, लेकिन उसकी तुलना में वस्तु की मांग में 10% का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो डेल्टा क्यू परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो गया 10/0, और 0 का टेबल होता नहीं है तो ये कितना आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। और इस स्थिति में मांग वक्र बिल्कुल सीधा बनेगा एक्स एक्सिस के ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु की मांग और ये है वस्तु की दूसरी मांग, और कीमत अपनी जगह पर समान रहती है। तो ये 5 स्थितियाँ आपको समझना है, पाँचों में से पाँचों आ सकते हैं।
हो सकता है कि मांग की विभिन्न श्रेणियों को सचित्र समझाइए, या फिर कोई एक या दो के बारे में पूछा जाए, लेकिन जो भी हो आपको डायग्राम, एग्जाम्पल, इक्वेशन और डेफिनेशन के साथ बताना है। सब चीज़ मैंने बता दिया एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव वे में, तब आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है, वो है मांग की लोच को, सॉरी ये तो पॉइंट है, मांग की लोच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी फिलहाल ये समझ लेंगे कि क्या वस्तु की मांग की लोच प्रभावित होती है। जब वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो लोच में भी परिवर्तन होता है। कैसे? नंबर 1, सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति कैसी है। वस्तु अगर आवश्यक है, एसेंशियल है, तो उसकी लोच बेलोचदार होगी। नमक हो गया, दाल हो गया, आटा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से इसमें कम परिवर्तन होता है। जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं जो लोचदार होती हैं, और जो विलासिता की वस्तु होती हैं वो अत्यधिक लोचदार होती हैं, ठीक है। जबकि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, अगर किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध है, मिलती जुलती वस्तु बाजार में है कि उस स्थान की जगह प्रयोग किया जाए, तो ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होगी। और अगर किसी वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल ना हो तो उसकी मांग बेलोच। जैसे गूगल की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, इसका कंपटीटर बाजार में नहीं है, तो ये मनचाहा प्राइस वसूलते हैं, मनचाहा वो देते हैं, अपने मन मर्जी करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके सब्स्टिट्यूट हैं वो इस तरह से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वस्तु की वैकल्पिक प्रयोग। जिस वस्तु के बहुत सारे प्रयोग होते हैं एक साथ, जिस वस्तु का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी मांग लोचदार होती है। जिसकी प्रयोग एक ही होता है वो बेलोचदार होती हैं। नेक्स्ट है उपभोग स्थगन। जिस वस्तु को हम कुछ समय के लिए यूज़ करना छोड़ दें कि अब कीमत बढ़ गई, छोड़ो अब यूज़ नहीं, महंगा हो गया अब नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है वो कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी लोचदार। और जिसको हम यूज़ करना नहीं छोड़ सकते, नहीं करना तो करना है, तो कीमत के बढ़ने या घटने से उसका भी यूज़ करना नहीं छोड़ सकते। व्यय की राशि। जिस वस्तु के यूज़ करने के लिए हम ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, जिस वस्तु के यूज़ के लिए हम ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, वो हमेशा कैसी होंगी? लोचदार होंगी। क्योंकि कीमत बढ़ने पर हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे, कीमत घटने पर हम कम लगाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से, और जिस वस्तु की जो पैसे कम खर्च करने के लिए हम चाहते हैं यार यूज़फुल नहीं, कम पैसा, तो वहाँ पर वो बेलोचदार होती हैं। आय स्तर। धनी व्यक्तियों की मांग हमेशा बेलोचदार होती है, क्योंकि उनके वो प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो प्राइस का फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब बेलोचदार है। और गरीबों की मांग हमेशा लोचदार होती है, क्योंकि वो कीमत देखता है फिर खरीदता है। कीमत स्तर। वस्तु की कीमत तो आपको पता है डायरेक्टली इफेक्ट करती है। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, ऊंचे स्तर पर मांग पर अधिक लोच होती है। असमय अवधि, ठीक है। अगर किसी वस्तु को मांग प्रयोग कम लोचदार होती है, अगर अल्पकाल में वस्तु की मांग कम लोचदार होती है और अधिक काल में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कुछ उसके पॉइंट है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का वो है ये मांग की लोच को मापने की तरीके। मांग की लोच को गणना कैसे किया जाता है, कैलकुलेट। मांग की लोच को कैलकुलेट करने की 3 विधियां ईजाद की गई हैं। सबसे पहला है प्रतिशत या अनुपातिक रीति, फिर है कुल व्यय रीति, और तीसरा है ज्यामितीय विधि। यहाँ पर आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, प्रतिशत और कुल व्यय विधि। प्रतिशत विधि की बात करते हैं। प्रतिशत विधि कह सकते हैं, इसको आनुपातिक रीति कह सकते हैं। इसको ईजाद करने के लिए प्रतिपादक थे प्रोफेसर फ्लेक्स। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये पता करो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है प्रतिशत में, और उसकी तुलना में मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में। तो कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को भाग कर दो, जो आएगा वही वस्तु की कीमत लोच है। इसके लिए उन्होंने 2 फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला होता है वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और दूसरा बताया ये वाला डेल्टा क्यू अपन डेल्टा बी। इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि इसके 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसके लिए एग्जांपल करके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 15% गिर जाने से हमें पता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होगी। मांग की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक संबंध वाला होता है। आप प्लस माइनस का साइन लगाए ना लगाए, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि एक में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होगी। ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 15% की कमी होने से उसकी मांग 1000 से 1200 इकाइयाँ हो जाती है।
यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है 15%, ठीक है। इसकी तुलना में वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है कितना, 200 इकाइयाँ, एक प्रतिशत में है और एक नंबर में है। तो एक अगर प्रतिशत में है तो दूसरे को भी प्रतिशत में बदल दो। तो यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा की मांग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, उसके लिए जितना परिवर्तन हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, डिवाइडेड बाय जो पहले जो मांग था कितना 1000, तो कितना आ गया यहाँ पर 20%। तो यहाँ पर निकालने के लिए कहा कि मांग की लोच का फॉर्मूला होता है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, राइट। वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर हो जाएगा मांग में परिवर्तन होता है 20 और कीमत में हो रहा है 10, तो ये हो गया 2। इसका मतलब हमारा वस्तु की मांग लोच कितना है, इकाई से अधिक है, 2 आ गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट। अब अगर दूसरा विधि का प्रयोग करना चाहे अनुपातिक विधि, तो इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में प्रति इकाई 8 रुपये से घटकर 5 रुपये रह जाती हैं, तो उसकी तुलना में उसकी मांग 10 इकाई से बढ़ के 16 इकाई हो जाती है, तो वस्तु की मांग लोच कुछ नहीं कहा जाता, तो अनुपातिक विधि का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ लिखेंगे मांग की मात्रा। जब वस्तु की कीमत कितनी है 8, तो मांगी जा रही कितनी यूनिट 10। जब वस्तु की कीमत जो है कम होके 5 हो गई, तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ के कितनी हो गई 16। तो यहाँ पर निकालेंगे वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 5 माइनस 8 यानी कि -3, ठीक है। और वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, 16 माइनस 10 यानी कि 6। अब फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर कि मांग की कीमत लोच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी, या फिर इसको लिखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, या फिर इसको लिखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइडेड बाय क्यू अपॉन पी। तीनों ही चीज़ एक चीज़ है, ज्ञान मत देना। बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा ज्ञान मानो तो सर आपने तो गलत तरीके से किया। फॉर्मूला तीनों तरीके से लिखा जा सकता है, अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो बताइएगा। तो ये हमें डेल्टा पी और डेल्टा क्यू मिल गया, तो यहाँ पर पी कितना होगा पुराना वाला 8 और क्यू कितना होगा पुराना वाला कितना 10। अब इसको उठा के उस फार्मूले किसी भी एक फार्मूला में रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू कितना देखा बेटा 6 और क्यू है 10 मल्टीप्लाई बाई पी कितना है 8 और डेल्टा पी कितना है -3। मैंने कहा इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। कैलकुलेट करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया ये 2 एकम 2, 2 5 8, तो ये हो गया हमारा 8 बाई -5, ये हो गया 5 एकम 5, 5 6 30 माइनस, यानी कि हमारा आंसर आ गया माइनस का 1.6 जो कि 1 से अधिक है। ये हमारी पहली विधि है। अनुपातिक विधि की बात करते हैं, ये प्रतिशत की। जो दूसरी विधि है वो है कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इस मेथड को प्रतिपादित किया था प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अगर हमें मांग की लोच ज्ञात करना है तो ज़्यादा कैलकुलेशन में मत जाओ, हमें ये देखो कि वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर हम कितना खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कि हमारा खर्चा पैसा कीमत बढ़ने से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो उसी आधार पर लोच की गणना करनी है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुल व्यय की गणना करनी है हमें सबसे पहले, और कुल व्यय गणना करने के लिए वस्तु की कीमत को उसकी मांगी गई मात्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। तो कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है या खर्च घट हो रहा है। अब इस व्यय के अंतर्गत, व्यय विधि के अंतर्गत केवल 3 ही स्थितियों की लोच कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, मांग लोच 1 के बराबर होगा, मांग लोच 1 से ज़्यादा है, और यह मांग लोच 1 से कम है। सबसे पहला कंडीशन, मांग लोच 1 के बराबर कब होती है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो हो बट कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो।
यानी कि वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होने से उसके ऊपर जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लोच कितनी होगी, एक के बराबर होगी। कंडीशन नंबर 2, लोच एक से ज़्यादा कब होगी? एक से ज़्यादा तब होती है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस पर किया जाने वाला जो एक्सपेंडिचर हमारा अगर क्या हो जाए, कम हो, तो इसका मतलब लोच एक से ज़्यादा है। उसी तरह पर वस्तु की कीमत में कमी होने से अगर हमारा खर्च जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसका मतलब होता है कि लोच हमारा एक से ज़्यादा है। इसका ठीक उल्टा कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से हमारी जो कुल व्यय है वो भी बढ़ जाए तो लोच एक से कम है। अगर वहीं पर वस्तु की कीमत में कम होने से हमारा जो खर्चा भी कम हो जाए तब भी लोच कम है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तो बेटर रहेगा। जैसे किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 6 से घटकर 3 हो जाती है तो उसकी मांग 30 इकाई से बढ़ के 60 इकाई हो जाती है। तो एक तरफ लिखेंगे हम वस्तु की कीमत, दूसरा तरफ लिखेंगे हम मांग की मात्रा और यहाँ पर लिखेंगे कुल व्यय। ठीक है, जब वस्तु की कीमत 6 है तो मांगी जा रही है 30 यूनिट और जब वस्तु की कीमत घट की कितनी होगी 3 तो मांगी जा रही है 60 यूनिट। तो यहाँ पर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 120 रुपये पहले खर्च कर रहे थे और अब भी 180 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, अब भी 180। इसका मतलब होता है कि कीमत के घटने से व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कीमत में कमी होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसे में हमारा लोच क्या है, यहाँ पर ED = 1, लोच 1 के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 4 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की बाजार मांग 100 इकाई है, कीमत बढ़ती है और बाजार मांग घट के 75, कीमत के बढ़ने से मांग तो कमी हो जाएगी। तो यदि मांग की लोच 1 है तो नई प्रति इकाई कीमत की गणना कीजिए। तो नई कीमत कितनी होगी आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की कीमत, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की मांग की मात्रा और यहाँ लिखेंगे कुल व्यय और ED = कितना हो गया 1। इसका ED 1 होने का मतलब होता है कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वस्तु की कीमत है ₹4 प्रति इकाई तो मांगी जा रही है 100 यूनिट, तो खर्चा कितना हो रहा है 400 रुपये। आप कह रहे हैं फलस्वरूप बाजार मांग घट की कितनी होती है 75, बाजार मांग में कमी हो गई। इसका मतलब जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई लेकिन हमारी जो खर्चा है वो उतना ही होना है। तो कीमत कितनी होगी, तो वस्तु की कीमत निकालने के लिए क्या कर दो, कुल व्यय को मात्रा से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 400 बटे कितना हो गया 75। तो कितना आ गया वो कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा 25 × 75, 25 से कम 25, 25 और इधर हो गया 15, तो 25 पंजे 150, तो ये हो गया 5। यानी कि वस्तु की कीमत 5 रुपये होने से यानी कि हमारी जो आंसर है न्यू कीमत है वो कितना है ₹5। ठीक है, तो ये आंसर इस विधि से डायरेक्टली आ जाता है अगर सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो। अगर आपको यहाँ पर लॉस से रिलेटेड कोई डाउट है देन आस्क, पूछिए क्या डाउट है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं बेझिझक बेधड़क। इसके अलावा आप मुझे इस तरह से फॉलो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, PDF चाहिए तो विजिट कर लीजिए मेरे वेबसाइट को, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, अनलिमिटेड PDF डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।